अनुमा जी, ये मैं आपसे इसलिए इस बात को शुरू कर रहा हूँ। पाकिस्तान से भारत की किसी भी चीज का कंपेयर करना मेरे ख्याल में भारत की बेइज्जती वाला काम है, तो इसलिए लेट अस नॉट डिस्कस दैट। जो पाकिस्तान की जो जो फौज है वो किस तरह से, मेरे बहुत से जानने वाले हैं जो कहते हैं पाकिस्तान की फौज का एक ऑर्डिनरी कैप्टन भी कई करोड़ों का वो होता है, उनके कर्नल साहब लोगों के कई एकड़ों में फार्म होते हैं। तो वो तो लूट का एक हिस्सा है, और जिस तरह से अपने देश को उन्होंने लूटा है और खोखला किया है, वो उसका एक बड़ा उस वहां पे राजनीतिक और जो आर्मी है उसकी उसकी एक साठगांठ सामने आती है। लेकिन भारत में मैं इस बात को इस रेफरेंस से कह रहा हूं कि आज अगर कोई एक कोर्ट 1-1.5 साल के ट्रायल के बाद दो आर्मी ऑफिसर, 3 जर्नलिस्ट और 2 यूट्यूबर्स को इस बात की सजा देती है कि उन्होंने एक पर्टिकुलर डेमोन्स्ट्रेशन में इमरान खान, जो उनकी विपक्ष उस समय का जो भी विपक्ष था, उसके साथ उन्होंने साथ दिया और उसके साथ उन्होंने नारे आरे लगाए। उनके अगेंस्ट कोई भी ये नहीं है कि उन्होंने कोई हथियार का काम किया या किसी की हत्या की। उन्होंने उस प्रोटेस्ट का जो पाकिस्तान के हिसाब से उनके अगेंस्ट द स्टेट है। ये दुनिया के जितनी डेमोक्रेसीज हैं, क्या उनके लिए खतरे की घंटी है? क्योंकि कहीं से तो शुरू होता है और फिर उसको आप देखते हैं कि लोग रेप्लिकेट करने लगते हैं। मैं इस पे एक आपकी पहली टिप्पणी लेना चाहूंगा, वेंकट अनुमा जी। ठीक, नमस्कार आनंद जी, आपके सभी दर्शकों को भी नमस्कार। देखिए, पाकिस्तान में जो हुआ, चूंकि वो हमारा पड़ोसी है, तो हमारा उस पर ध्यान जाना जरूरी है। और एक बात जो पाकिस्तान से हिंदुस्तान की बुनियादी रूप से, जब हम बुनियादी रूप से बात करते हैं, तो जो अलग है वो ये है कि पाकिस्तान जब बना था तो जिन्ना के साथ 25 जमींदार परिवार थे। वो लोग आम पाकिस्तानी या आम मुसलमान लोग नहीं थे, और वही लोग एक समय सेना में ऊंचे ओहदों पर पहुंचे थे। हमारे यहाँ भी बहुत से राजा रजवाड़ों ने आर्मी या आर्म फोर्सेस, नेवी ज्वाइन की। ऐसे कई उदाहरण हैं, मैं कम से कम 1 या 2 लोगों को जानती हूँ जिन्होंने 1 रुपया पूरी जिंदगी अपनी 1 रुपया सैलरी लेते रहे, और उन्होंने, वो भी जमींदार परिवारों के लोग थे, बड़े ठाकुरों के घराने थे, राजाओं के घराने थे। लेकिन पाकिस्तान में ये था कि स्पेशली उन घरानों के लोग सेना में गए। भारत में और पाकिस्तान में जो बेसिक फर्क, बुनियादी फर्क हमेशा बना रहा, वो लोकतंत्र का बना रहा। और लोकतंत्र में भी जो ढांचा बनाया गया, पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिनके बारे में बीजेपी को बार बार कहते वो थकते नहीं है, उनसे इतना ऑब्सेस्ड हैं, उन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ये पहले ही देख लिया था कि हमें अपनी डेमोक्रेसी को बेहद मजबूत बनाना है। तो उस मजबूत बनाने के लिए उन्होंने पूरा सिस्टम इस तरह से तैयार किया कि सेना की स्वायत्तता तो बनी रहे, लेकिन सेना के जो अंततः जो सेना को फाइनल अपना जो स्टेप लेना होता है, वो हमेशा पॉलिटिकल विल के साथ होता है। जबकि पाकिस्तान में इसका उल्टा है। हमने कई बार देखा है कि वहां बार बार सरकारें पलटी हैं, सैन्य विद्रोह हुए हैं, जो कि भारत में हमने कभी नहीं सुना। तो उसका कारण सिर्फ यही है कि पंडित नेहरू ने, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने इन सब चीजों को बहुत पहले भांप लिया था कि सेना को सर्वे सर्वा नहीं बनाना है। ये जरूर हुआ था कि जब सैलरी स्ट्रक्चर बनाया गया था उस दौर में, तो सबसे ज्यादा हाईएस्ट पेड जो सर्विस थी वो इंडियन आर्म फोर्सेस बनाई गई थी। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उसमें भी काफी धीरे धीरे वो बदलता चला गया। लेकिन सेना भारत में डेमोक्रेसी की साइलेंट कस्टोडियन है। सेना को आपने कभी नहीं देखा होगा किसी भी सरकारी या पॉलिटिकल काम में, जो आदेश मिलता है वही करती है। तो आज वहां पाकिस्तान में जो हम हालात देख रहे हैं, उसमें 2 चीजें समझ में आती हैं। एक तो असंतुलन समझ में आता है, वहां सत्ता का असंतुलन है। पाकिस्तान में कई बार हमने देखा है सैन्य विद्रोह हुए हैं, जनरल जिया, उसके बाद मुशर्रफ, ये सभी लोग सेनाओं से आए हुए लोग थे, लेकिन भारत में ऐसा अब तक नहीं हुआ है। अब रही बात पाकिस्तान में जिस तरह का माहौल है, जिस तरह से उन्होंने पूर्व फौजियों को, जिन्होंने इमरान खान के पक्ष में आवाज उठाई थी, उनको, उनके ऊपर ये उम्र कैद की सजा डाली है और ये सभी लोग एग्जाइल में हैं। मुझे लगता है यहाँ पर बहुत ही बेसिक डिफरेंस हमें देखने को मिलता है। भारत में भी लगभग ऐसे हालात तो हैं। देखिए, ये तो हमें मानना पड़ेगा कि मैं चूंकि सेनाओं से हूँ, और मैं आज रिटायरमेंट के बाद, मैंने, चूंकि मेरे परिवार में कोई भी कभी राजनीति में नहीं रहा,
तो मुझे कुछ खास अंदाजा नहीं था कि किस तरह की पार्टीज होती हैं। तो मैं आम आदमी पार्टी से भी उस समय 2016 15-16 में इम्प्रेस थी। हम बाहर से देखते थे। मैं भारतीय जनता पार्टी से भी इम्प्रेस थी। मैं कांग्रेस से तो हमेशा इम्प्रेस रही, क्योंकि श्रीमती इंदिरा गांधी जैसा लीडर मैंने आज तक नहीं पाया भारत के इतिहास में। मेरे हिसाब से ऐसा कोई लीडर नहीं हुआ। तो मुझे ऐसा लगता था कि ये सभी पार्टियां अच्छी हैं, लेकिन जब मैंने देखा सेनाओं को धीरे 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 भारतीय जनता पार्टी किस तरह कब्जे में लेती चली गई, हमारे देश की सेनाओं को जिस तरह से धीरे 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 कमजोर करती चली गई, वो एक दौर था। मुझे समझ में आया कि मैं ये तो बहुत ही गलत दिशा में देश जा रहा है और हमें लोकतंत्र को ही बचाना होगा। तो आज क्या होता है? आज भारत में सिर्फ ये है कि मैं बिहाइंड द बार्स नहीं हूं, सिर्फ इतनी बात है। नहीं तो आप मेरी टाइमलाइन पर आकर देखिए किस तरह के कमेंट्स आते हैं, देशद्रोही, राजद्रोही, पता नहीं क्या क्या कहते हैं लोग। 25 साल मैंने वर्दी पहनी, लेकिन आज लोग किस तरह के लांछन लगाते हैं? क्यों? क्योंकि हम मोदी सरकार के खिलाफ बोलते हैं, क्योंकि वो गलत काम कर रहे हैं, क्योंकि वो सेनाओं को कमजोर कर रहे हैं, तो हम बोलेंगे। बस इतना है कि हम जेल में नहीं है, इतना ही फर्क है। और मैं समझती हूँ चूंकि पंडित नेहरू ने इस लोकतंत्र को शुरुआती दौर से ही इतना मजबूत रखा है कि लोग भी इसका विरोध करेंगे। अगर ये भारत में होगा तो लोग सड़क पर उतर आएंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि भारत और पाकिस्तान में सिर्फ इतना ही फर्क रह गया है कि हम लोग, हमारे जैसे लोग जो सत्ता की गलतियों के खिलाफ मुखर होकर बोलते हैं, हम जेल में नहीं है। नहीं तो ऑलमोस्ट हम पाकिस्तान जैसे ही रास्ते फॉलो कर रहे हैं। और ये हमारे देश, जो कि विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, उसके लिए एक शर्मिंदगी की बात है। मैं अनुमा जी आपको, हितेश जी अगर आप आ गए हो तो आप अपना वो ऑन कर लीजिएगा, वीडियो ऑन कर लीजिएगा। अनुमा जी मैं आपको सिर्फ इसलिए दर्शकों में फिर से उसको रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि शीतल जी यहाँ हैं, इसलिए इसको रिपीट कर दे रहा हूँ। 1985 से 89 के दौर में मेरे भाई साहब एमएलए थे और उस समय वीर बहादुर सिंह उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर थे। अब हम लोग उस समय नौकरी कर रहे थे, आते थे, लगता था कि वीर बहादुर सिंह से बड़ा तो दुनिया का कोई भ्रष्टाचारी है ही नहीं। और हमारे भाई साहब ने क्या भ्रष्टाचार पकड़ा था उनका, मार उसके पीछे कई हफ्ते लगे रहे, इनके भी दोस्त मित्र उसमें लगे रहे, पत्रकार यहाँ से वहां। पकड़ा ये गया था कि देहरादून में उनके पास एक और घर था जो उन्होंने बताया नहीं था, और उसकी फोटो वोटो आके यहाँ मार, शीतल जी के दोस्त मित्र उसको पेपर की हेडलाइन के ये देखो भ्रष्टाचारी। अभी लगता है कि एक मुख्यमंत्री, जो मुख्यमंत्री था उसके पास एक देहरादून में घर था, वो भ्रष्टाचार की हम सीमा मानते थे। दैट वाज द लेवल ऑफ भ्रष्टाचार। आज तो आपको लोग हंसेंगे, आपको बाहर निकाल देंगे, आपको कहेंगे पागल हो गए हो क्या, ये सब बातें कर रहे हो कि उसके पास एक घर है कि दो घर है। ये तो मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि मैं एक चीज अनुमा जी इसलिए आपसे ये पूछ रहा हूं, हर फौज के, हर कोई भी दुनिया की कोई भी फौज हो उसके अपने एक तौर तरीके हैं, वो किसी भी राष्ट्र किसी भी उससे अलग होता है। और जब फौजी लड़ता है तो वो फौज के जो दूसरा वर्दीधारी है उसका भी उतना ही सम्मान करता है। और ये एक बार नहीं, मैं इसलिए कहता हूं कि भारत की फौज को क्यों विशिष्ट बनाता है ये मैं फिर से एक बार रिपीट कर दूं, और अगर मैं गलत हूं तो आप उसको करेक्ट कर दीजिएगा। जब पाकिस्तान का 71 का युद्ध हुआ, हमारे पास इतने युद्धबंदी थे, जब वापस गए तो लोगों का ये मानना था, और लोगों ने कई बार ये कहा कि कई जगह ऐसे थे जहां भारतीय अफसर और सैनिकों ने अपने बैरक खाली करके उनको रहने के लिए दिया था, क्योंकि प्रिजनर ऑफ वॉर की तरह आपको उनको वही सम्मान और वही सुविधाएं देनी होती हैं जो उनको एज रेगुलर आर्मी में मिलती है। और हमारे पास 80-90 हजार के लिए तो पीओडब्ल्यू के लिए जगह थी नहीं, तो आपने वो सुविधाएं उनको दी थी। मैं ये बात इसलिए इसको उठा रहा हूं, आज की तारीख में फौज से जो पॉलिटिकल स्टेटमेंट दिलाए जा रहे हैं, मुझे लगता है कि ये सबसे एक खतरनाक चीज है। पाकिस्तान में हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान में हो सकता है वो पॉलिटिकल स्टेटमेंट, जो लोग पॉलिटिकल उसमें आए हों वो बिल्कुल इन्वॉल्व हो गए हों, लेकिन ये आप अगर आज फौज से रेगुलर फौजी जो अभी अपनी वर्दी में है जो सर्व कर रहा है, उससे अगर आप पॉलिटिकल स्टेटमेंट दिलाएंगे तो ये नौबत आ सकती है जो पाकिस्तान में है। मैं इस पे एक टिप्पणी चाहूंगा, ये ट्रेंड खराब हो गया है अनुमा जी। आपने शुरुआत की कि जो 93,000 प्रिजनर ऑफ वॉर आए थे, और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का सबसे प्रिय शगल था कि 93,000 पीओडब्ल्यू क्यों छोड़े। आज उनसे अगर सवाल पूछे कि उनको मार डालते क्या, कत्ल कर देते क्या, तो जवाब नहीं है। हमने उनको 3 साल तक रखा यहाँ पर, अपने टैक्स का, अपने लोगों का पैसा उस पर खर्च हुआ, पर उनको रखा जेनेवा कन्वेंशन के हिसाब से। जो आपने कहा, आपकी बात सही है, तो इज्जत तो थी। लेकिन आपको अगर मैं याद दिलाऊं, आप सभी वरिष्ठ पत्रकार लोग हैं, तो विष्णु भागवत जी, एडमिरल विष्णु भागवत के साथ क्या हुआ था?
और किस सरकार ने किया था? तो एडमिरल विष्णु भागवत को अपने पद पर रहते हुए अटल बिहारी वाजपेयी ने सैक कर दिया था। तो सबसे खराब बात यह है कि कोई भी सेना अध्यक्ष सैक होने को अपना, चूंकि वो उसका अपमान होता है, उसको राष्ट्रपति का जो कमीशन है यहाँ कंधे पर होता है, तो कोई भी इस तरह से अपमानित होकर सेना नहीं छोड़ना चाहता। इसलिए हमारे सेना के जो अध्यक्ष हैं इस वक्त एक तो लाइन तोड़कर बन रहे हैं, क्रम के हिसाब बन ही नहीं रहे हैं। अब इसीलिए तो अब हम देखते हैं कि मैं मानती हूँ जनरल उपेंद्र द्विवेदी भी बहुत योग्य हैं और एडमिरल दिनेश त्रिपाठी भी, लेकिन द्विवेदी त्रिपाठी ये चल रहा है अभी इस समय और सबको दिख रहा है। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि ये जो इस समय सेनाओं के साथ जो व्यवहार हो रहा है उस चक्कर में, क्योंकि अपमानित होके कोई निकलना नहीं चाहता, कोई कोर्ट मार्शल होके, कोर्ट ऑफ इंक्वायरी होके नहीं निकलना चाहता, इसलिए जैसा सरकार कह रही बोल रहे हैं। मेरे एयर चीफ से झूठ बुलवाया गया 9 अगस्त को, जिस दिन उन्होंने कहा कि हमने 6 जहाज हवा में मार गिराए। तो सर टेल नंबर तो बोलिए, ये तो कभी नहीं हुआ इतिहास में। पर हाँ, मुझे ये भी मालूम है कि मेरे एयर चीफ पूरी ताकत से ये चाह रहे हैं कि थिएटर कमांड ना बने। तो ठीक है भाई, तुम थिएटर कमांड वाले मुद्दे को कम से कम मेरे टेन्योर में ना करो, तो वो उसको शांत रखने के लिए बात मान जाते हैं। मैं ऐसी बातें कर रही हूँ जो कहते हुए भी मुझे दुख हो रहा है कि हमारे चीफ को जब झूठ बुलवाया गया, अगर चीफ ये कहते कि हमने उनके बंकर्स में 12 जहाज मार दिए, मैं बिल्कुल एग्री हो जाती, क्योंकि उसमें कोई गलत बात थी ही नहीं। लेकिन अगर आपको अजीत डोवल एक टिश्यू पेपर के ऊपर लिख के दे रहे हैं 6 गिरा दिए वाली बातें, जैसा कि ग्रिप फाइन चल रही है पूरी फौज में, या तो इसका खंडन हो, क्योंकि उसी दिन 9 अगस्त की प्रेस विज्ञप्ति में आता है कि एलएम कत्रे मेमोरियल लेक्चर हुआ, जो भी 61वां या जो भी नंबर था उसका, उस नंबर का हुआ, और उसमें जो हमारे एयर चीफ ने ये बोला, लेकिन उसमें से वो 6 जहाज गिराने वाली बात गायब हो जाती है। तो दुर्भाग्य सिर्फ इस बात का है कि आज हमारे सेना के लोग डरे हुए हैं, अपमानित होकर निकलना नहीं चाहते। क्रम वैसे भी टूट चुका है। अगर आप सरकार की तरह बात नहीं करेंगे, उस तरह से नहीं सोचेंगे, तो सरकार आपको पता नहीं किस तरह से आपको सेना से निकाले, क्या आपको पेंशन का अधिकार दे, एक सर्विसमैन का अधिकार छीन ले। तो इसीलिए जब कैप्टन शिव कुमार वहां जकार्ता में बोल देते हैं, या सीडीएस अनिल चौहान जो है वो सिंगापुर में बोल देते हैं, रॉयटर्स को बोल देते हैं कि हाँ हमारा नुकसान हुआ है, उसके बाद होता यह है, क्योंकि वो विदेश में थे, क्योंकि वो इंडिया में नहीं थे, सरकार चाहती थी कि अपना लॉसेस किसी तरह लोगों को बता दे कि क्या लॉसेस हमारी भारतीय वायुसेना को हुए हैं, और वो भी तब जबकि पाकिस्तान ने हमारे रफेल के टेल नंबर बताना शुरू कर दिया, जो कितना सही है गलत है कोई नहीं जानता, मैं भी नहीं जानती, लेकिन सरकार ये चाहती थी कि वो बताए। लेकिन जब उसका रिस्पांस देखा, जैसे ही जनरल अनिल चौहान ने कहा, उसके बाद जिस तरह से भारत में उसके ऊपर विपक्ष और सारे लोग जर्नलिस्ट चढ़ दौड़े, तो फिर सरकार को लगा कि अब ये बताना नहीं चाहिए। तो इसलिए वही होता है जो सरकार चाहती है। हमारे सेना अध्यक्ष बार बार इसी तरह के राजनीतिक बयान देते हैं। दुर्भाग्य से उनमें से एक भी ये नहीं पूछता कि जनरल मनोज नरवाणे की किताब द 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी आज तक क्यों बैन है। तो ये आप समझ सकते हैं कि एक पूर्व सेना अध्यक्ष जिसको बिल्कुल मझधार में छोड़ दिया गया था, वो भी तब जब उसने कैलाश रेंजेस पर अपनी सेना को चढ़ा दिया था, जहां से चीन को खतरा हो रहा था, पूरा गैरिसन दिखता था, उसके बाद हमारे रक्षा मंत्री ने एक पता नहीं कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर के नाम पे क्या हरकत की, क्या उन्होंने समझौता किया कि वहां से सेना को उतार दिया गया, और उसी के ऊपर मनोज नरवाणे जी ने उस किताब में लिखा था, जो किताब आज तक बैन है। तो ये डर है हमारे सेना के लोगों के अंदर। इस सरकार ने अपनी इतनी ज्यादा राजनीति की है, इतना ज्यादा डर बिठा दिया है कि कोई भी सरकार की इच्छा के साथ ही जाना चाहता है, उसके खिलाफ बात नहीं कर सकता।